class SST English medium. Today we are going to discuss about success of economic planning in India and failure of economic planning, or we can say that shortcoming of economic planning in India of chapter number 15, that is economic development and planning. So let's start. Education and health. Prior to first 5-year plan, there were 27 universities, but now there are 389 in number. The literacy rate of the country in the 1950-51 was 16.6%, which increased to 64.8% in 2001. देखिए, यदि हम बात करें नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की, तो 27 यूनिवर्सिटीज थी भारत में 1950-51 में, जो कि बढ़ के 389 हो गई 2005-2006 में। और यदि हम लिटरेसी रेट की बात करें तो 1950-51 में भारत का लिटरेसी रेट 16.6% था और अब बढ़ के ये 64.8% हो गया है। सिमिलरली अगर हम नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स की बात करें तो 1950-51 के अंदर 2.3 लाख थे, जो कि बढ़ के अब 7.10 लाख हो चुके हैं। इन 1950-51 ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस वर 578। देखिए, यदि 1950 और 51 की बात करें तो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज 578 थे और अब ये बढ़ के हो गए हैं 46,796। In 1950-51, 42.6% children of 6 to 11 years of age used to go to school. देखिए, यदि हम 1950 और 51 की बात करें तो केवल 42.6% जो चिल्ड्रन हुआ करते थे वही स्कूल को जाते थे। मतलब जो 6 ईयर्स से लगाकर 11 ईयर एज ग्रुप के बच्चे हुआ करते थे वो केवल 42.6% ही स्कूल में जाते थे और बाकी स्कूल नहीं जाया करते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज ये इंक्रीज होकर 98.31% हो गया। मतलब 98.31% लोग 6 to 11 years एज ग्रुप के बच्चे आज स्कूल को जाते हैं। ओके, इन 1950-51 12.7% चिल्ड्रन ऑफ 11 to 14 years of age used to go to school, which is now 62.49%। देखिए, यदि हम 11 to 14 इयर्स के एज ग्रुप की बात करें तो 1950 और 51 में 12.7% लोग ही, मतलब 12.7% बच्चे ही स्कूल को जाया करते थे। लेकिन अब 62.49% जो चिल्ड्रन है 11 to 14 इयर्स के एज ग्रुप के वो स्कूल को जाते हैं। ओके, द कंट्री आल्सो इंश्योर्स स्पेशल ग्रोथ इन द हेल्थ सर्विस। देखिए, अब हमने एजुकेशन की बात करी, अगर हमने हेल्थ सर्विसेज की बात करूं तो हेल्थ सर्विसेज में भी हमारी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। जैसे 1950 और 51 में हमारे भारत में यदि हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो 9,209 हॉस्पिटल्स थे, जो कि अब जनवरी 2005 तक बढ़ के कितने हो गए 27,770 लाख। ओके, नाउ सिमिलरली द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर इन द कंट्री वाज, देखिए 1950 और 51 की मैं बात करूं तो जो रजिस्टर्ड डॉक्टर थे भारत में उस समय वो 61.8 थाउजेंड ही थे, जो कि अब 2004 और 2005 में बढ़ के हो गए 6.56 लाख। As a result of increase in health service, the average age of the poor up to 65.4 years, which was only 32.1 years in 1950-51। देखिए, जैसे हेल्थ सर्विसेज के अंदर इंक्रीजमेंट हुआ तो वैसे हमारी जो एवरेज हेल्थ है वो बढ़ के 65.4 इयर्स हो गई, जबकि ये पहले कितनी थी 32.1 इयर्स थी। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर की। देखिए, यदि हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इसमें भी एक ट्रिमेंडस ग्रोथ हमें देखने को मिली। 1951 के अंदर जो ब्रांचेस थी कमर्शियल बैंक्स की वो केवल 2647 थी, जबकि जून 2006 के एंड तक के ये ब्रांचेस 69,616 हो गई। ओके, फिर यदि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी हमें ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिला। 1950-51 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारी कंट्री का, यदि हम इंपोर्ट की बात करें तो 608
और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो 606 बिलियन था। लेकिन अब ये बढ़ के 2005 और 2006 में हमारा जो इंपोर्ट है वो 6,60,409 और जो एक्सपोर्ट है वो 4,56,418 बिलियन हो गया। ओके, तो हमने ये देखा कि किस तरीके से जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करी, मतलब हमने जो 5 इयर्स प्लान बनाए उसकी वजह से ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिली। 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक देश में। तो हमने जो एक सिस्टमेटिक इकोनॉमिक प्लानिंग करी, हमने जो 5 ईयर प्लान बनाए, तो वो 5 ईयर प्लान से हमें एक हर सेक्टर्स के अंदर, हर फील्ड के अंदर ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिली। तो ये तो हो गया सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अब हम देखेंगे इसके शॉर्टकमिंग मतलब कि कुछ फेलियर्स भी रहे हैं इसके, वो क्या है वो हम देखते हैं। As a result of economic planning, the country has achieved significant achievement in the various sectors. But in spite of this achievement, the objectives determined in the various planning could not be achieved fully. Therefore, several economists considered that the planning has failed to give desired result in India. देखें, अभी हमने देखा सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया कि इकोनॉमिक प्लानिंग करके हमने क्या क्या चीजें अचीव करी हमारे देश में। लेकिन बहुत से इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं कि पूरी तरीके से अभी जो कंट्री को चाहिए था वो हम अचीव नहीं कर पाए। बहुत सारे इस प्लान के शॉर्टकमिंग्स भी रहे हैं, इसका फेलियर्स भी रहा है। अब वो क्या रहा है सबसे हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला है स्लो प्रोग्रेस इन पर कैपिटा इनकम। In spite of economic planning in India, the growth in the per capita income is very slow. देखिए, जो पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ देखने को मिली हमें वो बहुत ही स्लो देखने को मिली। Still today 21% of the population in India living below poverty line. आज भी देश के अंदर 21% आबादी ऐसी है जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। Now second, regional imbalance. देखिए, इकोनॉमिक जो प्लानिंग हुई उसमें रीजनल इम्बैलेंस भी देखने को मिला। मतलब कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, इनकी बात करें तो ये अभी भी बैकवर्ड स्टेट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, ये सभी के सभी डेवलप्ड स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने करी तो पूरे भारत के अंदर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिली। जो स्टेट पहले बैकवर्ड थे वो आज भी बैकवर्ड है। ओके, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो डेवलप्ड स्टेट कहलाते हैं, मतलब जहां पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हुई है ना। नंबर थर्ड, इंक्रीज इन प्राइसेस। देखिए, जो प्राइसेस हैं वो कमोडिटी के इंक्रीज होते जा रहे हैं दिन पे दिन। जैसे अगर हम 1993-94 की बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर हैज राइजन टू 2079 इन दिसंबर 2006। ओके, देखें, on the basis of 1993-94 the wholesale price index has risen to 2079 in December 2006। देखिए, यदि हम 1993-1994 के बेसिस पे बात करें तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर था वो 2006 दिसंबर के अंदर बढ़ के 2079 हो गया। It is estimated that during the period of planning the prices increased near about 27 times। देखें, ये चीज देखने को मिली है कि जब हमने प्लानिंग की, जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग के पीरियड के दौरान जो प्राइसेस है वो हमें बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। मतलब 27 टाइम्स जो चीजों के प्राइसेस है वो इंक्रीज हुए। नंबर 4, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। देखें, हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करी लेकिन हमें कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिला। जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इन द बिगिनिंग्स ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान 33 लाख पीपल्स वर अनएम्प्लॉयड। यदि हम बात करें जब हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हुई थी 1950-51 में, तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड जो लोग थे वो 33 लाख ही थे। लेकिन यदि हम आज की बात करें तो आज 4 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब बेरोजगार हैं। Now number 5, increase in disparity of income and wealth. An important objective of economic planning has removal of centralization of wealth and to increase the economic equality. But in spite of planning, the rich have become more rich and the poor have become more poor. देखिए, हमने जब इकोनॉमिक प्लानिंग करी थी
तो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो एम था, वो उद्देश्य था, वो यही था कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ है वो रिमूव हो, वो खत्म हो, ओके, और जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो बढ़े, मतलब सबके पास में पैसा हो, सब जो पैसा है वो रोटेट हो, केवल कुछ चंद लोगों के हाथ में पैसा हो, इस टाइप से सिचुएशन ना बने। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। नाउ हम बात कर लेते हैं नंबर 6, फेलियर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। The number of public sector enterprises is 242 in the country. Out of these, several units are running in loss. Therefore, the public sector enterprises are not able to give results according to expectations. देखिए, यदि हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें तो वो हमारे देश में 242 हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो लॉस के अंदर चल रही है। तो इसलिए जो हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो सही रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। मतलब हम उससे चाह रहे थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हमारे 5 ईयर प्लान्स का हिस्सा रहे हैं, लेकिन ये वो रिजल्ट नहीं दे पाया जितनी हमें इससे उम्मीद थी। Thus, in this manner, as a result of 5 year plan, agriculture production, industrial production, and per capita income have been increased markedly, and the percentage of the poor has also decreased. But on the other hand, the economy in the grip of poverty, unemployment, regional imbalance, there will we have to make solid efforts to solve this problem. अब देखें, हम थोड़ा सा कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। अभी हमने सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग भी देखी और शॉर्टकमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग भी देखी। तो देखिए, ये कहा जा सकता है कि जो 5 ईयर प्लान बनाए हमने, उसकी मदद से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हमारे देश में बढ़ा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी, ये सारी चीजें बढ़ी, इतनी उपलब्धियां हमने प्राप्त करी, ओके। और जो पुअर लोगों की जो तादाद है वो भी कम हुई। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम दूसरे अदर हैंड पे देखें तो आज भी हमारे देश में पॉवर्टी पाई जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पाया जा रहा है और रीजनल इंबैलेंस पाया जा रहा है। रीजनल इंबैलेंस मतलब जो स्टेट पहले अमीर थे, मतलब डेवलप्ड थे, वो आज भी डेवलप्ड है, और जो पहले बैकवर्ड थे वो आज भी बैकवर्ड है। तो अब हमें और भी ज्यादा सॉलिड एफर्ट बनाने की जरूरत है कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ओके। अब एक छोटा सा 2 पैराग्राफ और बचे, मैं चाह रहा हूं कि वो भी कंप्लीट करके आपका पार्ट कंक्लूड करूं। देखिए, एक है इंडिया विजन 2020। इन जनवरी 2003 द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इशूड एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नेम्ड इंडिया विजन 2020। देखिए, जनवरी 2003 के अंदर हमारा जो प्लानिंग कमीशन है इंडिया का, उसने एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इशू करा जिसका नाम था इंडिया विजन 2020। अब देखिए, इस इंडिया विजन 2020 में क्या बात कही गई थी। देखिए, इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया को 2020 तक के एक डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा। मतलब कैसे डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, मतलब ऐसे नहीं उठा कर डाल दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। मतलब यहाँ जो हमारा इंडिया है उसको 2020 तक एक डेवलप्ड कंट्री बना दिया जाएगा, है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट, अब देखिए, डेवलप्ड कंट्री जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, उसमें पॉवर्टी नहीं होगा, उसमें इलिटरेसी नहीं होगा, इन सारी चीजों को कंप्लीटली इरेडिकेटेड कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। द प्लानिंग कमीशन has estimated that by the year 2021 35 करोड़ ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन विल बी बेटर नरिश्ड। देखिए, प्लानिंग कमीशन ने ये कहा कि साल 2020 तक के हमारे 135 करोड़ से हमारी जो 135 करोड़ पॉपुलेशन है उसको अच्छे से नरिश किया जाएगा। विल हैव गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो सभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा होगा, बढ़ जाएगा, और जो हेल्थ फैसिलिटीज होगी और एवरेज एज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब प्लानिंग ये थी कि 2020 तक के भारत को एक कंप्लीट डेवलप्ड नेशन बना दिया जाएगा। मतलब डेवलप्ड नेशन के अंदर जो जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो सभी हमें मिलेगी। नाउ हम बात करते हैं नीति आयोग की। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफरिंग इंडिया, also called Niti Aayog, was constituted by the Government of India on January 1, 2015 to replace the Planning Commission. Niti Aayog is the premier policy think tank of the Government of India, providing both directional and policy inputs, which design strategic and long-term policies and programs for the Government of India. Niti Aayog also provide relevant technical advice to central and the state. देखिए, यदि हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हम शॉर्टकट में नीति आयोग भी कहते हैं।
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था 1 जनवरी 2015 में। ओके, और जब ये बना तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो रिप्लेस हो गया। वो किससे रिप्लेस हो गया? नीति आयोग से रिप्लेस हो गया। ओके, देखिए नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग पॉलिसी बनाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और इसके अलावा डायरेक्शन भी देता है और पॉलिसी को इनपुट भी करता है ना। इसके अलावा जब ये अपनी नीति आयोग को अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और प्रोग्राम को लेता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और इसके अलावा जो नीति आयोग है ये टेक्निकल एडवाइस भी प्रोवाइड करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को। ओके, तो अब जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो नीति आयोग हो चुका है 1 जनवरी 2015 से। ओके, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग कंप्लीट होता है, खत्म होता है। तो आप अगर चाहें तो कंप्लीट लेसन की रीडिंग कर सकते हैं आज। ओके, ताकि आपको वापस से रिवाइज हो जाए कि अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें क्या क्या कहा गया है। ओके, तो आज आप ये कंप्लीट चैप्टर को रीड करेंगे और रिवाइज करेंगे अच्छे से, ताकि आगे आने वाला चैप्टर रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।